नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। संडे का दिन होता है राजीव नारायण जी की भविष्यवाणी सुनने का। मुझे पता है देश दुनिया के तमाम लोग इंतजार करते हैं कि राजीव जी आएंगे, आप उनकी बात सुनेंगे। हर बार की तरह मैं इस बार भी कहूंगा कि आपको ज्योतिष में रुचि हो तो ये प्रोग्राम देखिए, ना हो तो बिल्कुल मत देखिए। मुझे रुचि है इसलिए मैं प्रोग्राम करता हूँ। राजीव जी पेशे से इंजीनियर हैं, लेकिन मन अध्यात्म में रमा तो वो अध्यात्म में आ गए, ज्योतिष की बातें करने लगे। इस बार उन्होंने, और बल्कि बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ट्रंप ने ओथ ली थी तो उन्होंने जो कुछ कहा भारत के बारे में वो अक्षरशः सत्य हो रहा है। मुझे समझ लग रहा था क्या बात ये कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना, ट्रंप भारत का दोस्त है। तमाम भक्त लोग जो हैं वो पूजा कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं कि अब तो ट्रंप भैया आ गए, ट्रंप चचा आ गए। लेकिन ट्रंप चचा ने कितना बुरा हाल किया है, राजीव जी ने इस प्रोग्राम में बेहतरीन तरीके से समझाया है कि अभी और क्या होने वाला है। तो चलते हैं राजीव जी के पास आज की भविष्यवाणी सुनने के लिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन कर लीजिए। सुनिए राजीव जी क्या कह रहे हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है राजीव नारायण जी आपका। मैं मान गया आपकी ज्योतिष विधा को। जिस समय ट्रंप ने शपथ ली थी अमेरिका के राष्ट्रपति की, और भारत के जितने भक्त थे जिनके दिमाग में गोबर भरा था, वो सारे के सारे हवन कर रहे थे, ट्रंप की फोटो लगा के जय ट्रंप जी कर रहे थे। और उसी समय मुझे याद है आपने भविष्यवाणी करी थी कि ट्रंप का आना भारत के लिए बहुत नुकसानदायक साबित होगा। बल्कि जब आपने कहा था तो मुझे लगा था आप क्यों कह रहे हैं ऐसा, वो तो ट्रंप तो हमारे मोदी जी के दोस्त थे। मोदी जी कह चुके माय फ्रेंड ट्रंप, वहां जाके कह चुके आपकी बात ट्रंप सरकार, ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं करता। और मगर राजीव नारायण जी अपना अलग ही सुर अपना आलाप रहे हैं। और आपने ये भी कहा था कि ट्रंप के आने से भारत की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। तब मुझे आपकी बातें गलत लगी थी, कि मुझे लगा था कि आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, क्योंकि ट्रंप भारत को मजबूत करेगा, पाकिस्तान से चिढ़ता है। क्योंकि इन ताकतों को लगता था कि दक्षिणपंथी विचारधारा का है ट्रंप, विचारधारा के हैं का बोल गया था, खराब बात है, ये राष्ट्रपति के लिए नहीं बोलना चाहिए। कि ट्रंप जो है वो दक्षिणपंथी विचारधारा के हैं, तो वो इस तरह के करेंगे कि वो पाकिस्तान को तबाह कर देंगे और भारत को बहुत बढ़ाएंगे। तो मुझे लगा आप कह रहे हो कि भारत की इकोनॉमी को बर्बाद कर देंगे। लेकिन जब ट्रंप का अभी बयान आया 2 दिन पहले कि अमेरिका, तो कोई फर्क नहीं पड़ता अमेरिका को, भारत और रूस की इकोनॉमी तबाह होने के कगार पे मृत प्राय हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ट्रंप सही कह रहे हैं, तो मुझे आपकी बात याद आई। मुझे बताइए ट्रंप की शपथ ग्रहण में ऐसा कौन सा ग्रह था जिसको देखकर आपने कह दिया था कि ट्रंप भारत के लिए बहुत नुकसानदायक साबित होगा, भारत की इकोनॉमी तबाह हो जाएगी, ऐसी कौन सी बात थी? हाँ, देखिए संजय जी आपके कई सारे प्रोग्राम में मैंने इस विषय को डिस्कस किया है। वो हॉरोस्कोप ओथ ओथ वाली आपके पास है, अपने ऑफिस में बोलिएगा वो लगाएँगे उसको। और ये भारत की कुंडली ये है दर्शकों। भारत की कुंडली टॉरस लगन की है, वृषभ लगन की है। और वृषभ लगन के लिए और ट्रंप ने जिस लगन में ओथ ली थी वो मेष लगन है। तो एक सिद्धांत ये आता है कि भई अगर किसी का जो कोई कार्य किया जा रहा है और उस लगन से वो 12वां घर निकल के आता है, 12वां घर ह्यूमिलेशन का होता है। और इसके साथ-साथ हमने जो है ये भी देखना होता है कि हमारी आपस की वाइब्रेशन कैसी है। तो आप एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ कि आज ये है दर्शकों अमेरिका की हॉरोस्कोप। और ये इसको भारत की हॉरोस्कोप को एक साथ लगाइएगा। तो इसमें अमेरिका की हॉरोस्कोप सिंह लगन की है। और इसके साथ-साथ मैं आपको बताऊँ ना, एक बार ऐसा करिएगा भारत की कुंडली अमेरिका के साथ लगाइएगा, एक बार पाकिस्तान की लगाइएगा। तो दोनों विषय को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो भारत की कुंडली का जो लग्नेश है वो शुक्र है, वीनस है। और अमेरिका की कुंडली का लग्नेश सूर्य है, लियो लगन है। ये दोनों आपस में ग्रेट शत्रु हैं। तो ये हम लोगों के देशवासियों को गलतफ़हमी है कि अमेरिका हमारा कभी दोस्त होगा। 1947 में ये मैं आप पाकिस्तान की कुंडली भी दिखा देता हूँ साथ-साथ। अमेरिका की अब दूसरे बार सेट में आप पाकिस्तान और अमेरिका की कुंडली साथ-साथ दिखा दीजिएगा। तो विषय एकदम समझ में आ जाएगा। पाकिस्तान का जो बर्थ हुआ था वो 14 अगस्त को हुआ था। 1 दिन पहले ही ले लिया था उन्होंने। तो वो मेष लगन की है। मेष लगन का स्वामी मंगल होता है। मंगल और सूर्य ग्रेट फ्रेंड है। तो आप 1947 से देखिए कि पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती लगातार चली आ रही है। जबकि भारत की कभी भी अमेरिका के साथ दोस्ती अच्छी नहीं हुई। 1971 वॉर में भी अमेरिका ने धमकी देके 7वां बेड़ा भेजा था भारत पर अटैक करने के लिए। तो ये भाजपा सरकार जब से आई या आरएसएस या गुजराती लोगों का जो एक अलग अफेक्शन है, अट्रैक्शन है अमेरिका से, तो ये बीजेपी सरकार में प्रो अमेरिकन होने की कोशिश की जो आज आपके सामने आ रही है, किस तरह से बैकफायर हो रही है।
तो इस घटना को पहले हम इस तरह समझ सकते हैं कि दोनों देशों की कुंडली के लग्नेश आपस में मित्र नहीं है। दूसरा, और डोनाल्ड ट्रंप ने जो शपथ ली थी वो ऐसे लगन में ली थी जो भारत की कुंडली का अपमान का घर 12वां घर बनता है। तो लगातार वो, मैंने 26 जनवरी का आपका प्रोग्राम है, और उस जब ये डोनाल्ड ट्रंप ने जिस समय टैरिफ 30 जुलाई को 25% टैरिफ अनाउंस किया था भारत के ऊपर, जो लगाया है, इम्पोज किया है, उसी समय मैंने एक ट्वीट किया था। तो उसका एक शॉर्ट वीडियो है 26 जनवरी का, वो जरूर अपने स्टाफ में बोलिएगा, वो शेयर करेंगे। इसके साथ साथ एक मैंने 22 जून के प्रोग्राम में भी आपके यहाँ, उसकी भी शॉर्ट वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा इसी के साथ, तो बात दर्शकों को पता लग जाएगी कि हम लगातार कहते आ रहे हैं। हमने पहले 26 जनवरी को कहा अपने प्रोग्राम में, फिर 22 जून को फिर रिमाइंड करा कि भारत पाकिस्तान के साथ अमेरिका की दोस्ती बहुत अच्छी की, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप देख ही रहे हैं। तो ऐसे मैं आपको बता रहा, ऐसे अनस्टेबल माइंड का आदमी, और दूसरा ये इंडिया की कुंडली बता देता हूं। तो आपके प्रश्न का जवाब इसी में आ रहा है। यह भारतवर्ष की कुंडली है, और ट्रंप ने जिस लगन में ओथ ली है वो भारतवर्ष की कुंडली का 12वां घर है। तो भारत के लिए तो यह बहुत खराब समय है। इसमें भारत के लिए ट्रंप का ये टेन्योर बहुत अच्छा नहीं रहने वाला। भारत के लिए बहुत सारी परेशानियां और टैक्स की लायबिलिटीज बढ़ाने वाला होगा। आज वो अंधभक्त सारे मायूस हैं कि पता नहीं कितने, आप 7-7.5 लाख लोगों को कह रहे हो कि वो बाहर डिपोर्ट करना शुरू कर दिया। उसने तो करना भी शुरू कर दिया। अभी 1500 तो मिलिट्री प्लेन से डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। सो भारतीयों का नंबर है। तो ये जो भी अभी केसेस हैं, अदानी का केस हो या और भी केस हो या पन्नून केस है, इन सब में भारत को बहुत बड़ी ह्यूमिलेशन आने वाली है, क्योंकि भारत के लिए ये टेन्योर इनका अच्छा नहीं रहेगा। सबसे पहली बात है कि ट्रंप का जन्म का चंद्रमा भी पीड़ित है दर्शकों, और जिस दिन उन्होंने ओथ ली थी उस दिन भी चंद्रमा पीड़ित था। भारत की कुंडली में मेष लगन 12वां घर है, और 12वां घर होता है अपमान का, इसीलिए निरंतर अपमान भारत को देखना पड़ रहा है। एक और कंपैरिजन में दिखाता हूं कि इस समय एक चर्चा हो रही है डिप्लोमेसी की। बहुत सारा मोदी जी के बारे में कहा गया कि मोदी जी ने 70 से ज्यादा देशों की लगभग 130 से ज्यादा बार यात्राएं करनी, कई देशों पे, जैसे अमेरिका में 10 बार गए हैं वो। और उसके बावजूद भी आज डिप्लोमेसी में हम कहां खड़े हैं, ये आपने अपने इंडिया ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में देख लिया कि आज तक। और जो आप जनरल मुनीर की बात की कि पहला इंस्टांस है, संजय जी, दर्शकों की जानकारी के लिए, दर्शकों ने कई सारे वीडियोस में भी सुना होगा कि किसी आर्मी जनरल को अमेरिका के प्रेसिडेंट ने व्हाइट हाउस में बुला करके डिनर या लंच पर बुलाया। इतना बड़ा सम्मान। इससे पहले भी आर्मी जनरल गए हैं आपके अयूब खान और ये जो मुशर्रफ वगैरह, लेकिन वो उस समय राष्ट्रपति बन चुके थे। ये सर्विंग जनरल पहला आ गया है, और उस सर्विंग जनरल को जो है वो मोदी जी के बराबर उसने कंपेयर किया ट्रंप ने कि दे आर ग्रेट लीडर्स, इन्होंने वार को रोका, मैं इनको थैंक्स कहता हूं। साथ में एक एडिशनल बात और उसने कही, आई लव पाकिस्तान। याद है मैंने आपके प्रोग्राम में पाकिस्तान की और अमेरिका की हॉरोस्कोप दिखाते हुए कहा था कि चूंकि पाकिस्तान की हॉरोस्कोप मेष लगन की है, मेष लगन का स्वामी मंगल होता है, और अमेरिका की हॉरोस्कोप सिंह लगन की, दिखाइएगा, मैं दिखा नहीं रहा हूं, दोबारा समय लग जाएगा। तो सिंह और सिंह लगन का स्वामी सूर्य था। सूर्य और मंगल अति मित्र हैं, इसीलिए देखिए मैंने उस समय भी कहा था कि पाकिस्तान जब तक रहेगा तब तक अमेरिका उसका दोस्त बना रहेगा। तो जब से पाकिस्तान की 1947 में फॉर्मेशन हुई है, तब से अमेरिका का निरंतर, चाहे पाकिस्तान कितनी गलतियां करे, उसने एक बार भी पाकिस्तान से ये नहीं कहा कि तुमने क्या पहलगाम में आतंकवादी हमला कराया था क्या। ना तो देखे, एक और भी चीज है, वर्ल्ड कम्युनिटी प्रूफ चाहती है। हमारी सरकार आज तक कोई प्रूफ नहीं दे पाई है पहलगाम हमले का। पुलवामा हमले में भी वो आरडीएक्स का 400 केजी आरडीएक्स कैसे आ गया, उसका कोई प्रूफ नहीं दे पाई है। तो वर्ल्ड कम्युनिटी केवल हवाई में कहने से आपकी बातों पर विश्वास नहीं करती है। तो ये जो इसमें आया, और साथ में इसके अलावा हमको ये देखना पड़ेगा, अगर भाजपा जो रूलिंग पार्टी है उसकी खुद की कुंडली में भी खराब दशा चल रही है, तो फिर भैया फिर तो आपका सोचिए कि चारों तरफ से चौतरफा अटैक होगा। तो जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, आपके लगातार प्रोग्राम में मैंने कहा, एक और इवेंट आ रही है कि जब 7 अप्रैल को भाजपा की जो एनुअल हॉरोस्कोप शुरू हुई थी, जिसकी कुंडली आप लोगों के यहाँ है, और फिर दोबारा दिखा दीजिएगा, ये तो भाजपा की हॉरोस्कोप है भैया। और भाजपा की इस समय वर्तमान में, मैंने आपको बताया था 17 जुलाई से चंद्रमा में केतु की दशा शुरू हो चुकी है, 18 जुलाई से। और आपके पिछले प्रोग्राम में ही मैंने कहा था, पिछले से प्रोग्राम में, कि 17 जुलाई के बाद अब भाजपा के लिए अत्यंत कष्टकारी समय आ रहा है।
तो संजय जी क्रोनोलॉजी देखिए, 17 जुलाई के बाद में पहली राजनीतिक भूचाल क्या आया, धनखड़ जी अचानक हटा दिए गए। उसके बाद बैक टू बैक फिर ऑपरेशन सिंदूर पे बहस हुई है। किस तरह की बहस हुई है वो हम आपको बताते हैं कि किस तरह से मैंने तो खूब सुना है, और हर अपोजिशन के लीडर ने, इंडिया अलायंस के लीडर ने क्या क्या तथ्यों के साथ में भाजपा सरकार को घेरा है, और काबिले तारीफ था। मतलब पूरा का पूरा एक्सपोज करके रख दिया, और इनको किस तरह के बेशरम लोग हैं, इनकी नैतिकता मर गई है, चुपचाप बैठे रहे। और आपने सारी चीजें देखी होंगी प्रोग्राम में, उसमें मैं आगे प्रोग्राम में जैसे बढ़ेगा मैं और आगे डिस्कस करूंगा। तो दूसरा घटना 17 जुलाई के बाद क्या आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार की फजीयत सदन में डिबेट के दौरान हुई, दोनों सदनों में। और तीसरी घटना घट गई कि जैसे ही 29 जुलाई को, मैंने अपने एक प्रोग्राम में, पिछले प्रोग्राम में ये भी कहा था कि 29 जुलाई को मंगल राशि बदल रहा है, मंगल और शनि आमने सामने होंगे। और भाजपा की कुंडली में मैंने बताया था, भाजपा की कुंडली मिथुन लगन की कुंडली है। ये जो कुंडली अभी मैंने दिखाई थी भाजपा की, इसमें मिथुन लगन का ट्रांजिट भी दिखा दिया था। इसमें शनि और मंगल 4-10 एक्सेस में आ गए हैं। पिछले प्रोग्राम में मैंने आपके बताया था कि चौथा घर राजा का सिंहासन होता है। राजा की कार्रवाई जो है, वर्किंग है, वो 10वें घर से देखी जाती है, रूलिंग पार्टी की। दर्शकों की जानकारी के लिए हमेशा हमेशा के लिए याद रखिएगा कि जो चेयर है वो आपका 4th हाउस है और वर्किंग 10th हाउस है। ये जब पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो ज्योतिष के सिद्धांत है, मंडेन एस्ट्रोलॉजी के, कि राजा को की कुर्सी को खतरा, सिंहासन हिलने का, सिंहासन डुलने का या गिर जाने का पूरा खतरा तभी होगा जब तक 4th हाउस एफ्लेक्ट नहीं होगा, तब तक सिंहासन नहीं जाएगा राजा का। तो ये घटना चक्र, तीनों घटना चक्र 17 जुलाई को जैसे ही चंद्रमा में केतु की बीजेपी की दशा शुरू होती है, और ये 3 बड़ी बड़ी घटना घट गई, और इसके आने वाले समय में बहुत बड़े मायने होंगे। क्योंकि देखिए गुजराती लोग जो हैं, जो हमारे मोदी जी और अमित शाह हैं, वो गुजरात से आते हैं, और गुजरात के लोग मूलतः व्यापारी लोग होते हैं, और व्यापारियों के लिए प्राण होता है ट्रेड। और जिस समय उनके ट्रेड में अगर कोई कमी आ जाए या नुकसान हो जाए या किसी तरह का कष्ट आए तो वो बिल्कुल घबरा जाते हैं, और वो उनके लिए एक तरह से मतलब महा कष्ट होता है। तो वही कष्ट अब भाजपा के लिए होना है, क्योंकि मोदी जी को केवल और केवल एक ही चीज की डिप्लोमेसी आती है, ट्रेड की। जहां भी, जितने भी देशों में उन्होंने 11 वर्षों में यात्राएं की, वहां पर ट्रेड का ही काम किया अपने कुछ मित्रों के लिए। तो वो ट्रेड पर अब बहुत बड़ा खतरा आ गया। और संजय जी आपको बता देता हूं, आगे आने वाली एक भविष्यवाणी साथ साथ मेरे इस स्टेटमेंट में जारी है, क्योंकि ये शनि मंगल का गोचर भी 45 दिन का है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप की हॉरोस्कोप आप लोगों के यहां दिखाइएगा। डोनाल्ड ट्रंप की 6 जुलाई से मंगल की प्रत्यंत दशा शुरू हो चुकी है, और डोनाल्ड ट्रंप की हॉरोस्कोप में मंगल उनका भाग्येश होकर लगन में बैठा है, और चौथी दृष्टि से चौथे स्थान से 7वें स्थान को और 8वें स्थान को देखना। मंगल का मतलब है एग्रेशन। तो आने वाले समय में जो है डोनाल्ड ट्रंप और एग्रेसिवली अपनी पोस्चरिंग करेंगे और कठोर दंड देने वाले हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, मैंने अपने 26 जनवरी के प्रोग्राम में ये राइटअप शेयर जरूर कीजिएगा। डोनाल्ड ट्रंप से ही बात आ रहा है कि मैंने अपने 26 जनवरी 2025 के प्रोग्राम में डोनाल्ड ट्रंप की ओथ की हॉरोस्कोप डिस्कस करते हुए कहा था कि अपने इस टेन्योर में ये भारत का, उसके लीडर मोदी का लगातार अपमान करेंगे। उसके बाद 22 जून 2025 के प्रोग्राम में यूएसए, पाकिस्तान और इंडिया की हॉरोस्कोप को एक साथ डिस्कस करते हुए कहा था, सिंस लग्ना लॉर्ड ऑफ यूएसए लियो लग्न एंड पाकिस्तान एरीज लग्ना आर ग्रेट फ्रेंड, hence USA will have a strong bonding and love with Pakistan forever and will support and protect its country in all the circumstances। जो कि 1947 से ऑपरेशन सिंदूर तक हम लगातार इन जो घटनाएं हो रही हैं उससे देख सकते हैं, प्रूव हो रहा है। दरअसल मोदी जी के 11 वर्षों के अधर्मी शासन का अंत डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की मंगल की प्रत्यंतर दशा इनके और कठोर निर्णय की तरफ इशारा करती है। जबकि भारत की हॉरोस्कोप का लगना वृषभ लगन है, जिसका लॉर्ड वीनस है, और वीनस और सन लगना लॉर्ड ऑफ यूएसए आर ग्रेट एनिमी टू ईच अदर। इसलिए ये यूएसए कभी भी इंडिया का जेन्युइन और लॉन्ग टर्म का फ्रेंड नहीं बन सकता। भारत को हमेशा से इससे डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लगेगी।
ये भारत को समय समय पर ह्यूमिलिएट और कमजोर करने का प्रयास करेगा, ये राइट अप है। देखिए जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बीजेपी आरएसएस मोदी जी का प्रो यूएसए अप्रोच भारत की इकोनॉमी और अन्य मैटर्स में फ्लॉप साबित इन्हीं ग्रहों के कारण हो रहा है। कौन से? कि दोनों आपस में शत्रु हैं लग्नेश। मोदी उसने शपथ जब ली तो वो भारत का 12वां घर बन रहा था भारत। और आपको बता देता हूं भारत की जो हॉरोस्कोप, जो भारत इंडिया का चार्ट मैंने आप लोगों को दिखाया था अभी, इंडिया के चार्ट में ये देखिए, दर्शकों देख लो, इंडिया के चार्ट में थर्ड हाउस होता है एलाइज का, एसोसिएशन का, और ये थर्ड हाउस के सामने 9th हाउस होता है डिप्लोमेसी का। तो संजय जी आपको एक बहुत बड़ी बात बता देता हूं। आज जितने भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, पंडित हैं, उनको मैं एक बहुत अच्छी जानकारी क्लू दे रहा हूं। याद रखिएगा, मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था संजय कि जहां वहां पर छठवां घर होता है झगड़े का, कॉन्फ्लिक्ट का, डिफरेंसेस का। जहां भी 6 लॉर्ड जाएगा वहां पर डिफरेंसेस हो जाएंगे, जहां देखेगा वहां डिफरेंसेस हो जाएंगे, वहां पर आपको डेंट लगने वाला है। तो इस हॉरोस्कोप में भारत की कुंडली में 5 ग्रह आपके थर्ड हाउस में है, एलाइज के, जो पड़ोसी देशों का। अब वहां पर टॉरस लगन के लिए 6 लॉर्ड भी शुक्र ही बनता है, तो शुक्र वहां बैठे हुए हैं। इसीलिए आज स्थिति यह है कि हमारे पड़ोसी देशों से, हमारे लगभग सारे पड़ोसी देशों से संबंध खराब है। अब इस शुक्र की दृष्टि 9th हाउस पर भी पड़ रही है, तो 9th हाउस होता है डिप्लोमेसी का। तो एक चीज है कि जब आपको पता लग जाए संजय जी कि अगर मेरी किसी से ज्यादा दोस्ती नहीं होगी और मेरे दोस्त ज्यादा जेन्युइन दोस्त बनेंगे नहीं, तो बेस्ट रेमेडी आप लोगों के लिए बता रहा हूं, आप अपने काम पर फोकस कीजिए, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में अच्छी मित्रता का योग है ही नहीं, उसको मान लेना चाहिए। तो यही भारत की स्थिति है दर्शकों। सभी राजनीतिक एनालिस्टों के लिए मैं बता रहा हूं कि भारत को हमेशा नॉन अलाइंड पॉलिसी सूट करेगी। क्यों नॉन अलाइंड पॉलिसी? मतलब किसी का आपको दोस्त नहीं बनना, किसी का शत्रु नहीं बनना है। क्योंकि भारत की कुंडली में एक अच्छा गुण यह भी है, 9वां घर होता है संजय जी हमारा, 9th हाउस होता है हमारा दया करुणा का। भारत के एलाइज के भाव थर्ड हाउस में 5 प्लैनेट हैं, जिसमें शनि 9th लॉर्ड है, और 9th हाउस होता है दया करुणा, नैतिकता, एथिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, डिप्लोमेसी। 6 लगना लॉर्ड वीनस कॉन्फ्लिक्ट भी है। अतः भारत को सदैव नॉन अलाइंड पॉलिसी पर चलना चाहिए। इसके किसी भी देश से भविष्य में कभी भी स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं बनेंगे। उसे तटस्थ रहकर दुनिया में भाईचारा, प्रेम, सद्भाव, शांति, नैतिकता, कर्तव्य पालन और आध्यात्म का संदेश देकर, एक वो है ना पुरानी फिलॉसफी हमारी देशी भाषा में उत्तर भारत में कही जाती है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इस पॉलिसी पर भारत जब काम करेगा तो भारत हमेशा विश्वगुरु बन सकता है। भारत विश्वगुरु कभी प्रो रशिया, प्रो इजराइल और प्रो अमेरिकन होकर नहीं बनेगा। ये चैलेंज है, क्योंकि भारत का हमेशा कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट का लॉर्ड उसके 9th हाउस को, थर्ड हाउस को प्रभावित कर रहा है। तो इसीलिए ये जो फेलियर्स आ रहे हैं, तो ये सब चीजें बीजेपी को पता नहीं है। मोदी जी तो आपको पता कितने वर्षों तक तो उनको अमेरिका का वीजा ही नहीं मिला था, तो बहुत जैसे वो प्रधानमंत्री बने और उनको प्रोटोकॉल में वो वीजा भी मिल गया, तो उसके बाद तो फिर वो अपना बैलेंस खो बैठे हैं। वो अमेरिका के पीछे ऐसे पड़ गए कि जबरदस्ती। और एक बड़ी अच्छे दर्शकों आपकी जानकारी के, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, अभी इंग्लैंड गए थे मोदी जी, तो स्टैमर ने किस तरह से बेइज्जत कर दिया, ये बड़ा खराब लगा था हमें। देखे मोदी जी हाथ बढ़ा रहे, उसने कहा चलो चलो, उसने मोदी जी का हाथ इतना रह गया, वो हैंडशेक ही नहीं किया, वो मोदी जी को कंधे पे हाथ रख के ले गया। तो ये जबरदस्ती की डिप्लोमेसी में कभी भी गले लगना, हाथ मिलाना, इससे डिप्लोमेसी नहीं चलती है। डिप्लोमेसी बेसिकली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और रेस्पेक्ट होती है कंट्री की। आप किसी कंट्री को अगर आप जरूरत से ज्यादा ब्रांडिंग करोगे, अपने आप को महिमा मंडन करोगे, तो किसी भी दूसरे देश को पसंद नहीं होता है। हमको वहां पर बहुत ह्यूमिलिटी और विनम्रता के साथ कार्य करना चाहिए, जो इनको आता भी नहीं है। तो देखिए सबसे बड़ी बात है, अच्छी डिप्लोमेसी के लिए एक अच्छा स्टेट्समैन होना जरूरी है, जो नेहरू जी के अंदर था। और इसीलिए नेहरू जी चैंपियन थे नॉन अलाइंड पॉलिसी के। उस समय का भारत ये था कि जो पूरे विश्व में उसकी इज्जत होती थी, जबकि हम बहुत संघर्षशील थे, आजादी मिली थी। तो स्टेट्समैनशिप का ये जरूर राइट अप जरूर शेयर कीजिएगा कि डिप्लोमेसी में स्टेट्समैनशिप काम करती है। और स्टेट्समैनशिप क्या है? इट इज द आर्ट एंड स्किल ऑफ लीडिंग स्टेट और नेशन विद विजडम,
integrity, and focus on the public good. It involves navigating complex political, social, and economic challenges through diplomacy, strategic decision making, and a commitment to long term stability and justice. A statesman prioritizes the welfare of the nation, its people over personal or partisan interests, often demonstrating qualities like foresight, moral courage, and ability to unite diverse groups. It emphasizes a higher standard of service and vision. अब यहाँ पर तो जब आप आपका मेहरमा महीना जबरदस्ती से गोरो वहां पर, मैंने तो ऑस्ट्रेलिया जब गया था तो मुझे ये पता लगा कि किस तरह से वहां की एम्बेसी ने लोगों को प्लेन में पैसे दे करके वहां पर भीड़ इकट्ठी की जाती है। तो इस तरह की ब्रांडिंग वहां पर नहीं चलती है। वहां पर नेचुरली लोग सुनने के लिए आते हैं, वो ज्यादा अच्छा माना जाता है। लेकिन इस तरह की फोर्स क्राउड जैसा हमारे इंडिया में रैलीज में भीड़ इकट्ठी की जाती है, वहां पर उसको अच्छा नहीं माना जाता। तो हमारे यहाँ 11 साल से ये जो हो रहा था, ये दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष को अच्छा नहीं लगता, चीप लगता है। आप G20 में भी देखें, G20 में भी हजारों करोड़ रुपए हमने आपका खर्चा किया, यहाँ पर खूब सारा होर्डिंग लगी, क्या हमको लाभ मिला? ऑपरेशन सिंदूर बुरे वक्त में, कहते हैं ना किसी इंसान की पहचान कब होती है? बुरे वक्त में। तो जब भारत के ऊपर बुरा वक्त आया, 26 मतलब निर्दोष लोग मारे गए, टेररिस्ट, उस समय भारत जब सारी दुनिया के सामने कह रहा था कि पाकिस्तान ने किया, तो कोई आपके साथ नहीं आया। तो इस समय पहचान हो गई है, तो वो आपके बेसिकली डिप्लोमेसी की कमी है। तो ये मैं आपको एक चीज बताना जा रहा था कि ये सब मूल रूप से कष्ट क्यों आ रहे हैं, इस मूल का कारण समझने के लिए ये फिर मैं आज एक राइटअप शेयर करता हूं और जल्दी से पढ़ के बताता हूं, क्योंकि दरअसल कंटेंट मैंने अपने 20 जुलाई 2025 के प्रोग्राम में कहा था कि बीजेपी की 18 जुलाई 2025 से केतु की अंतर्दशा शुरू हो रही है। वर्तमान में इनकी महादशा चंद्रमा की है। विश्व का कोई भी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन जिनकी चंद्र में राहु या केतु या सूर्य में राहु अथवा केतु की जब भी दशाएं आती हैं और इनकी अगर प्लेसमेंट भी हॉरोस्कोप में अच्छी नहीं है, तो इन्हें भारी मेंटल डिस्ट्रेस, एग्नी, मानसिक कष्ट, दुखों का सामना करना पड़ता है। बीजेपी was formed on 6 April 1980 in Gemini Lagna and Scorpio sign. Their moon is debilitated and placed in the 6th house, signified disease, fight, conflict, division, and aspected by heavily influenced by malefic planets Mars, which retrograde, also placed in 3rd house with retrograde Jupiter, retrograde Shani, and Rahu. Their Lagna Lord Mercury, which is 4th Lord, also is also heavily afflicted by Pap Grah. Mars indicates executing agencies, income tax, CBI, ED, police, etc. And being 6th Lord disease also. Placement of so many planets in 3rd house signify efforts, mental inclination, campaign, propaganda, communication skill, association, ally. Indicate misuse of the above agencies to crush the opposition and the voice of the people, and also to confuse them by fake data, information, and false propaganda by controlling the media also. ये लोग अपने एलाइज का भी सर्वनाश करेंगे या इनके साथ रहकर स्वतः उनका सर्वनाश हो जाएगा। ये जीवन में कभी भी ट्रुथ का सपोर्ट लेकर कार्य नहीं कर सकते, अर्थात राक्षसी प्रवृत्ति का सहारा लेकर कार्य करेंगे। याद रहे कि वैदिक शास्त्रों में असत्य को महापाप माना गया है और सत्य को परमात्मा का स्वरूप। सत्य को कमजोर करना, छिपाना या तोड़ मरोड़ करके प्रेजेंट करना ही अधर्म माना गया है। इससे हम सभी का एक ना एक दिन नैतिक पतन अवश्य हो जाता है। 3rd हाउस पीड़ित होने से यह निश्चित हो जाता है कि ये बेहद लालची, स्वार्थी और नेबरिंग कंट्रीज के साथ कभी भी रिलेशन अच्छे नहीं रख सकती ये पार्टी और इनकी सरकार। 9th हाउस डिप्लोमेसी, धर्म, धार्मिक संस्थान, नैतिकता, न्याय, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, अध्यात्म, परंपरा, ट्रेडिशंस, कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी का होता है। इसका कई पाप ग्रहों से पीड़ित होना इनका इन सभी के लिए नेगेटिव एटीट्यूड प्रकट करता है, जिसे पूरे देश में, विश्व में और पहलगाम हमले में मारे गए निर्दोष टूरिस्ट का फैमिलीज ने, पाकिस्तानी गोलाबारी में मारे गए 17 अन्य लोगों, कुछ सैनिकों के परिवारों ने लास्ट वीक ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर की गई दोनों सदनों की डिबेट्स में हमने इनका चरित्र देखा। ये किस तरह से संवेदनहीन पापी भाजपा की सरकार और उनके लीडर्स हैं, जिन्होंने अपना अपराध स्वीकार ना करके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना मान के, ना तो इन निर्दोष लोगों की मृत्यु पर शोक प्रकट किया, ना उनके परिवारों के साथ संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें अपने सरकारी ड्यूटीज के फेलियर्स के कारण उनसे माफी मांगी। इसके विपरीत ये सिर्फ हिस्ट्री और फेक डेटा नैरेटिव्स के साथ
सब्जेक्ट से जनता का ध्यान भटकाने, उन्हें भ्रमित करने का कार्य करते रहते हैं। याद रहे, सत्य का पालन करने वाला करेजियस, बोल्ड और कॉन्फिडेंट होता है, जबकि असत्य पर चलने वाला डरपोक, कायर, बुजदिल होता है। उसके दिमाग में सदैव छल कपट, धोखा, निंदा, उपहास, हिंसा के विचार ही होते हैं। ये सब इनकी कुंडली में पाप ग्रहों के प्रभाव के कारण ही इनका इस तरह का राक्षसी व्यवहार है। ऐसे लोगों के अंदर नैतिकता कमजोर नहीं होती, बल्कि नैतिकता मर जाती है। आपको एक जानकारी दर्शकों और बता देता हूं, भाजपा की हॉरोस्कोप में इमोशंस, साइकोलॉजी, मेंटल बिहेवियर, संवेदनशीलता, भावनाओं का सिग्निफिकेटर, रोग के घर में 6 हाउस में नीच का, लो क्वालिटी का है चंद्रमा, और उसे उत्तेजना, हिंसा की सोच, झगड़ा, कुतर्क का लॉर्ड। अगर मंगल पाप ग्रह से किसी पीड़ित है, किसी की हॉरोस्कोप में, वो उसके अंदर कुतर्क करने की, इलॉजिकल बात करने की क्या नाम आदत होगी। और अगर मंगल शुभ ग्रह में वेल प्लेस्ड है और शुभ ग्रहों से प्रभावित है, शुभ ग्रहों की राशि में है, तो ऐसे व्यक्ति की लॉजिक और रीजनिंग बहुत साउंड होती है, बहुत इंटेलिजेंट होता है, उसका आईक्यू लेवल बहुत शार्प होता है। मार्स 4th एस्पेक्ट से उसको, चंद्रमा को देख रहा है। अतः इस पार्टी की सोच, आइडियोलॉजी सदैव फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करके लोगों में भ्रम, संशय, छल कपट, धोखा, निंदा, कटुता, भेदभाव और बदले की कार्रवाई करने की नीयत वाली होगी। ये मेंटल डिजीज, स्किज़ोफ्रेनिया, पैरानोइया बीमारी के कॉम्बिनेशंस हैं, जो ग्रहों के आधार पर इनकी हॉरोस्कोप और 11 वर्षों में इनके सभी एक्शंस, पॉलिसीज वैलिडेट करते हैं इस तरह की मानसिक बीमारी को। दर्शकों की जानकारी के लिए थोड़ा सा, क्योंकि मेरा काम यह है कि ज्योतिष में आए हुए विषयों को मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, जिससे कि लोगों को समझ में आए कि स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी कैसे होती है और कैसे ग्रहों से देखा जाता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के केसेस मेरे पास आते हैं, बड़ों के केस आते हैं। आपने देखा ना, जैसे वो आपका बाबा है, क्या नाम है मध्य प्रदेश में, वो कौन सा है, धीरेन शास्त्री, या आप जो है वहां पर चले जाइए मेहंदीपुर बालाजी में, पीछे आपको भूत, मतलब क्या देवी आ गई या प्रेत आ गया, उस तरह के लोग मुंडी घुमाते हुए लोग मिल जाते हैं। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है, बेसिकली ये मेंटल डिसऑर्डर है। खाने पीने के लिए वहां गरीब लोगों को मिलता नहीं है, तो वैसे ही मिनरल्स, विटामिन बॉडी में कम हो जाते हैं, और उनको पता ही नहीं है कि ब्रीदिंग हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, प्राण हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो वो उसकी वजह से लैक ऑफ ऑक्सीजन से उनका नर्वस सिस्टम वीक होता चला जाता है। तो ये सब बीमारी होती है। तो मैं मेंटल डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, ये राइटअप जरूर शेयर कीजिएगा। स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी है, इट इज ए क्रोनिक मेंटल हेल्थ। ये बीजेपी की कुंडली में चार्ट में जो मैंने अभी आपको दिखाई है, तो इट इज ए क्रोनिक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर characterized by disruption in thought process, perceptions, emotions, and behavior. It often involves symptoms like hallucinations, hearing or seeing things that are not there, such as voices, delusion, मतलब false belief, disorganized thinking or speech, impaired social and occupational functioning, reduced emotional expressions, lack of motivation or cognitive difficulties. They also suffer paranoia disease, which is characterized by excessive distrust, suspicion or fear that others are out to harm or deceive them, often without evidence. तो उनके पॉलिटिकल डिसीजन में एक्सप्लेन कर देता हूं कि आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको हार्म करना चाहते हैं, आपकी सत्ता छीनना चाहते हैं। ये सब चीजें मैं आपको बता, संघ के लोगों ने भी जैसे मुझे कभी कभी एक बात की, अगर मोदी जी चले जाए बाहर में, सत्ता तो रहेगी, इसका मतलब उनके अंदर भी सत्ता का लालच है और वो डर है कि अगर सत्ता चली जाएगी तो ये सुख उनका कमजोर हो जाएगा। तो यही कारण है कि इन्होंने पेगासस और अन्य सर्विलांस टेक्नोलॉजीज का सहारा लेकर पिछले 11 वर्षों में पूरे देश में मीडिया, इंटेलेक्चुअल, ब्यूरोक्रेसी, अपोजिशन पार्टीज, इवन अपनी पार्टी में भी लगभग सभी लीडर्स को डरा धमकाकर गुलाम जैसा बना दिया है। आप देखते नहीं है, जब सदन में कोई बात मोदी जी करते हैं तो लोग थपथपाते हैं, ऐसा लगता है कि गुलाम वहां पर अपने मालिक की किसी अच्छी या बुरी उनको बात समझ में आए या ना आए, लेकिन उनको मेज में थपथपा करके समर्थन देते हैं और मोदी मोदी गाते चिल्लाते रहते हैं। तो ये अपनी पार्टी में भी लगभग सभी लीडर्स को डरा धमकाकर गुलाम जैसा बना दिया। सतपाल मलिक, जगदीश धनखड़ और कई बड़े नेता इसका लिविंग एग्जाम्पल है। पार्लियामेंट में इनके सभी एमपीज का कंडक्ट भी इसी रूप में देखा जा सकता है, जो विदाउट विजडम प्रत्येक असत्य और फॉल्स प्रोपेगेंडा का एग्रेसिवली डिफेंस करते हैं
और लोगों को गुमराह करते हैं। इनकी ऑपरेशन सिंदूर की डिबेट्स में इन सभी की नॉलेज और विजडम का पता सारे विश्व और देश की जनता ने देख लिया है। नेहरू जी सहित स्वतंत्रता संग्राम और अन्य कांग्रेस लीडर्स की क्रिटिसिज्म इसी बीमारी के कारण है कि इनको ये वो हेलुसिनेशंस जो बीमारी है वो है कि भाई इनको लगता है कि जैसे किसी को प्रेत दिखाई देते हैं, भूत दिखाई देते हैं, तो वो भूत अभी भी इतिहास में जैसे बात करता है ना, जो भूतकाल में बात करे उसको भूत मान लेना चाहिए। तो ये वास्तव में जीते जी भूतों के समान ही है कि जो कि जैसे प्रियंका गांधी ने अपनी डिबेट में कहा था कि भाई आप वर्तमान में बात करिए, 11 साल से आप सत्ता में हैं, आप बार बार इतिहास में चले जाते हैं। कि इतिहास को कौन बदल सकता है? इतिहास से प्रेरणा ली जा सकती है केवल। इतिहास का रोल इतना ही होता है, इतिहास से नॉलेज मिलती है हिस्ट्री से, और उनसे हमने अपनी गलतियों या अच्छी बातों को हम सीखते हैं और आगे का समय वर्तमान को सुधारते हैं। अतः मानसिक रूप से बीमार इस पार्टी की गृह दशा पूरे देश को मानसिक बीमारियों की तरफ धकेल देगी, क्योंकि चंद्रमा की दशा आपके भारत में भी चल रही है और 10 बरस में हमने इसी तरह की मानसिक बीमारी देखी। एक और चीज आपको जानकारी बता देता हूं। भाजपा ने जब ये सत्ता ली, जो मैंने बीजेपी की आपकी कुंडली दिखाई, तो उस समय सूर्य की महादशा में ये सत्ता में आए थे और सूर्य इनकी हॉरोस्कोप में 10वें भाव में मृत्यु भाग की डिग्री में है और मंगल से 8वीं दृष्टि से पीड़ित होकर एक और अन्य मानसिक बीमारी का संकेत दे रहा है, जिसे मैग्लोमीनिया कहते हैं। और व्हाट इज मैग्लोमीनिया, ये राइटअप में है, आप जरूर देखिएगा। इट इज ए साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर characterized by an inflated sense of self importance, जिसको कि आप मोदी जी कहते हैं नॉन बायोलॉजिकल है हम, delusion और grandeur and an obsessive desire for power or control. People who are suffering with this disorder often believe they are superior to others. और यही काम इनकी डिप्लोमेसी के फेलियर का कारण भी, ये सुपीरियर टू अदर दिखाते फिरते, अंग्रेजी आती नहीं, अंग्रेजी में बोलेंगे विदेशी नेताओं के सामने तो कुछ का कुछ बोल जाते, पता नहीं उनको क्या समझ में आता होगा। तो सुपीरियर टू अदर्स, एग्जैगरेटेड देयर एबिलिटीज और अचीवमेंट एंड मे सीक एडमायरेशन और डोमिनेंस is historically even associated with narcissistic personality disorder. The term comes from Greek root mega मतलब great, and mania मतलब madness. अभी हाल ही में सदन में अपोजिशन सिंदूर की डिबेट के समय हमने संवेदनहीन मोदी जी, अमित शाह और अन्य भाजपा लीडर के अंदर इस बीमारी के लक्षण भी देखे हैं कि अपनी कमियों को और अपने फेलियर्स को छिपाने के लिए कई फॉल्स इंफॉर्मेशन के साथ इन्होंने मोदी के नारे लगवाए थे अभी डिबेट के टाइम में, जबकि उसकी कोई जरूरत नहीं थी। आपने कोई अचीव तो नहीं किया था, एक देश पे विपदा आई थी, आपका रोल खराब था, आपकी गवर्नेंस खराब थी, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज फेल हो गई थी, और उसके ऊपर मोदी आप प्रशंसा के नारे लगवा रहे हो, समझ में नहीं आता। और मोदी जी, सबसे बड़ी बात है, मोदी जी उसका खुद भी आनंद ले रहे थे। एक चीज और मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि मैंने आपसे प्रोग्राम में कहा था कि भाई ये जो बीजेपी की कुंडली में जो आपको दिखाई कि थर्ड हाउस हमारा कम्युनिकेशन का होता है, जर्नलिज्म का भी होता है। जर्नलिज्म का कैरियर अगर किसी को अपने हॉरोस्कोप में देखना है तो 3rd और 10th का कनेक्शन आएगा, 10th और 5th का, 3rd, 5th एंड 10th। अगर 3rd हाउस, 5th हाउस और 10th हाउस का कनेक्शन है तो इसका मतलब है आप पत्रकारिता की फील्ड में जाएंगे और राइटर भी बन सकते हैं। ये राइटर और जर्नलिस्ट के कॉम्बिनेशन है। एक मैंने और चीज मैंने जरा सा बताया कि दर्शकों को अक्सर ये थोड़ी सी जानकारी मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है कि भाई फेक न्यूज क्या है। फेक न्यूज का मतलब हम नाम तो सुन लेते हैं, तो जल्दी से एक ये राइटअप है और मैं पढ़ के बताता हूं, जरूर शेयर कीजिएगा कि बीजेपी का पूरा आईटी सेल और पूरा प्रोपेगेंडा मशीनरी इसी पर काम करती है। मोदी शाह भाजपा का गोदी मीडिया कॉर्पोरेट हाउस के सहयोग से फेक न्यूज के द्वारा देश, समाज और विश्व को भ्रमित करने का एजेंडा। इस एजेंडा के फॉलोइंग टूल्स हैं, इसके कुछ टूल्स हैं: सैटायर और पैरोडी, स्टोरीज क्रिएटेड विद द एम ऑफ कल्चरल जैमिंग और क्रिएटिंग memes for fun. Number 2, misinformation, selective news coverage of a real event aimed at influencing the perception of people in a specific direction. जैसे धर्म के ऊपर ले जाना हर बात को। अभी उन्होंने ये कह दिया कि मैं सदन में, राज्यसभा में कह रहे थे अमित शाह जी कि मैं दावे से कह सकता हूं कि कोई हिंदू टेररिस्ट नहीं हो सकता। अरे भाई, टेररिस्ट में आप हिंदू मुसलमान कहां से लेके आ गए? टेररिस्ट मतलब टेररिस्ट, जिसने भी हिंसा का मार्ग अपनाया और निर्दोष लोगों को मारा वो टेररिस्ट ही कहा जाएगा। अगर अमित शाह जी की भाषा को और उनके शब्दों को समझा जाए
तो इसका मतलब जो आदिवासी क्षेत्रों में जो नक्सलाइट्स हैं, जो कि बेसिकली आदिवासी हैं, वो तो फिर उन्होंने भी तो टेररिज्म इतने वर्षों से किया, तो क्या वो हिंदू नहीं है? आपने एक झटके में आदिवासियों को नॉन हिंदू बता दिया। बायस रिपोर्टिंग, नंबर 3 है बायस रिपोर्टिंग, एजेंडा ड्रिवन रिपोर्टिंग इन विच फैक्ट्स आर नॉट वेरीफाइड और इग्नोर्ड knowingly to support a particular position or point of view. Clickbait, misleading headlines to attract attention in the mainstream media, print media and digital space to collect money, to earn money or to change public perception. Propaganda, stories not based on facts are widely circulated in popular culture or against political opponents to defame them. जैसे कि बार बार ये कहते हैं कि अगर जवाहरलाल नेहरू ने जो है पीयू को दे दिया, जबकि उससे समय की परिस्थितियां क्या थी ये कभी जनता को नहीं बताते हैं। उस समय भारत का आजादी हुई थी और कुछ महीनों में ही ये पाकिस्तान ने कुछ आदिवासियों के साथ, ट्राइबल्स के साथ मिलकर के अटैक कर दिया था। जम्मू कश्मीर के महाराजा के रिक्वेस्ट करने पर इंडिया ने, जो भी उसके पास आर्मी थी, जो कि कितनी ट्रेन थी गॉड नोज, उस समय आर्मी का जनरल एक ब्रिटिशर होता था, उसके बस हेल्प लेकर के उन्होंने वहां पर पाकिस्तान को खदेड़ा था। तो उस दौरान जो पाकिस्तान ने जो यूनाइटेड नेशन में जो समझौता हुआ था उसके अनुसार पाकिस्तान को वहां से अपनी सेना को वापस ले जाना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान नहीं लेके गया। वो डिस्प्यूट अभी भी पेंडिंग है। फेक न्यूज आर रियली थ्रेट टू ए हेल्दी डेमोक्रेसी. द मीडिया आउटलेट्स दोज आर सिटिंग इन द लैप ऑफ गवर्नमेंट और द रूलिंग पार्टी. Biased journalism have shaken the foundation of democracy. मैंने अपने कुछ प्रोग्राम पहले डेमोक्रेसी को एक्सप्लेन करते हुए बताया भी था. बिकॉज वोटर एपैथी, मिसइंफॉर्मेशन, जो मिसइंफॉर्मेशन मीन्स रोल ऑफ मीडिया एंड कंट्रोल ऑफ एलाइड ग्रुप्स आर द रियल एनिमीज ऑफ द डेमोक्रेसी एंड इट्स बेसिक आइडियलिज्म. तो ये डेमोक्रेसी को कमजोर करने का इनकी साजिश है और ये इसमें सारे सभी लोग इन्वॉल्व हैं. तो मैं एक और आपको चीज जानकारी बताना चाहता हूं कि जो डोनाल्ड ट्रंप जी ने जो कहा इनके लिए किया है, ये सारी बातें आपने, मुझे याद आ रहा है कि जब शपथ ले रहे थे तो मैं बड़ा हैरान था. मैं फिर वही बात कहूंगा कि उस समय लग रहा था कि राजीव जी कौन सी बात कर रहे हैं, क्योंकि ट्रम्प तो बड़ा बढ़िया होने वाला है भारत के लिए. तब सब बातें यही कर रहे थे. जी आप राजीव जी कंटिन्यू करिए, कुछ कह रहे थे, मैंने बीच में कर दिया आप. जी, मैं ऐसा था कि उन्होंने देखो क्या था कि देखो जब आपने कहा अभी ट्रंप ने, देश ने इनका संवेदनहीन, नॉन रेस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, एरोगेंट एटीट्यूड देखा, जिसने देश से माफी ना मांगकर अपनी नैतिक कमजोरी का संकेत दिया. इसके बाद जैसे ही मंगल कन्या राशि में प्रवेश किया 29 जुलाई 2025 को, डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया था संजय जी, जो हम अगले प्रोग्राम में जो आपको बता रहे हैं ह्यूमिलेशन क्या हुआ 30 जुलाई का, एंड अनाउंस द 25% टैरिफ ऑन इंडियन इंपोर्ट्स फ्रॉम अगस्त 1st, जो कि अब 7 अगस्त से होगा, प्लस पेनल्टी, साइटिंग इंडियाज परचेज ऑफ रशियन ऑयल एंड ट्रेड डेफिसिट विद यूएसए. On the other hand, he again tweeted on 31st July that Pakistan and the US will work together on developing their massive oil reserves. और उसके बाद उसने मजाक उड़ाया, एक तरह से ट्वेंट किया हमारे भारत के ऊपर और मोदी जी के ऊपर. He also said, who knows, maybe they will be selling oil to India someday. ये स्टेटमेंट देकर भारत का और मोदी जी का अपमान किया. उनकी डिप्लोमेसी के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल थे, खासतौर से फाइनेंस वाली में MEA, फाइनेंस मिनिस्टर, ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्टर का मजाक उड़ाया. और उन्होंने फिर ट्वीट करके इंडिया और रशिया की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी भी कहा और प्रेडिक्ट किया कि इसका डाउनफॉल निश्चित है. तो मैंने अपने तो ये संजय जी एक चीज और मैं आपके लोगों को जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि एक डिबेट चल पड़ी है अभी इस समय. आपने देखा कि डिबेट क्या चली कि जो है राहुल गांधी ने जो है इस अमेरिकन प्रेसिडेंट के स्टेटमेंट को जरा सा सपोर्ट कर दिया. उसके ऊपर ही इनकी ट्रोल आर्मी और इनके लीडर्स ने बोला. उससे पहले मैं अपनी पिछली प्रोडक्शन के बारे में आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं. फ्राइडे तक, जो अभी पिछले फ्राइडे गया, उससे पहले भी 2-3 दिन बाजार लगातार गिरा. जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप में गिरना ही था, आपको याद होगा मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि जब मंगल कन्या राशि में, जो कि भारत की कुंडली मैंने आपको दिखाई थी, उसमें पहुंचेगा. भारत का वो कन्या राशि 5वां घर है, 5वें घर से स्टॉक मार्केट आता है. और उसमें जैसे ही मंगल पहुंचा, देखिए लगातार बाजार 5वें 6वें दिन गिरा है बराबर.
और लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है संजय जी इसमें स्टॉक मार्केट में। तो ये मैंने इंडिया के चार्ट में मैंने कहा था कि भाई ये 29 जुलाई 2025 को मंगल कन्या राशि में प्रवेश करेगा। मैंने अपने लास्ट प्रोग्राम में भाजपा की हॉरोस्कोप डिस्कस करते हुए कहा था कि जब 29 जुलाई को मंगल कन्या राशि में प्रवेश शनि से पीड़ित होगा तब इनका अत्यंत अशुभ समय और अधिक तीव्रता से शुरू होगा। 18 जुलाई की चंद्रमा में केतु की खराब दशा, उसके बाद बैक टू बैक ये बड़े राजनीतिक भूचाल इनको आते जा रहे हैं, जैसे फेल्ड इकोनॉमी, फॉल ऑफ स्टॉक मार्केट, वायलेंस, ट्रेजेडी इंक्लूडिंग इलनेस ऑफ प्रोमिनेंट लीडर्स। ये आने वाले समय की भविष्यवाणियां भी हैं। ट्रेजेडी इंक्लूडिंग इलनेस ऑफ प्रोमिनेंट लीडर, नेचुरल डिजास्टर, कम्युनल राइट्स, अनएम्प्लॉयमेंट, एट्रोसिटीज ऑन पुअर्स एंड SC ST फीमेल्स स्टूडेंट्स एक्सेट्रा का भी संकेत दे रहे हैं। स्टूडेंट्स का मैं इसलिए बोल रहा हूं कि 5वें घर से स्टूडेंट देखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट एग्रेसिवली अपनी रूलिंग से गवर्नमेंट और उसके लीडर्स को अपमानित और अन्य तरह से परेशान करेगा आने वाले समय में। इंडिया की हॉरोस्कोप में मैंने बता दिया कि ये मार्स स्टॉक मार्केट के हाउस में प्रवेश कर चुका है। शनि इस हाउस को पहले से ही प्रभावित कर रहा था 29 मार्च से। मंगल इस हॉरोस्कोप का 12th लॉर्ड है, जो 12th हाउस इंडिकेट करता लॉस, विड्रॉल्स, FIs। इसलिए स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट का संकेत मिल रहा है इन द मंथ ऑफ जुलाई। संजय जी जुलाई के महीने में लगभग 42,000 करोड़ का माल FIs बेच चुके हैं हर सेगमेंट से, केवल जुलाई के महीने में। तो ये संकेत आपको मिल रहा है कि आपकी इकोनॉमी कहां जा रही है। और ये 9th ये लिखा है जो आगे भी कंटिन्यू रहेगी। ये मार्स 9th लॉर्ड सैटर्न को इन्फ्लुएंस कर रहा है, जो इंडिकेट करता है इनकी पहले से ही खराब डिप्लोमेसी और खराब होने वाली है। भाजपा के जन्म हॉरोस्कोप में इंडिया की हॉरोस्कोप और बीजेपी का एनुअल हॉरोस्कोप सरकार के पतन का संकेत दे रहे हैं। ये मैं आपकी बात में पहले ही कर चुका हूं, जो आने वाले फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से ये कुंडली देख लीजिएगा। आज इस कुंडली को मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता था, क्योंकि वो जो डेड इकोनॉमी का सब्जेक्ट यहीं से कवर होगा। मंगल इस कुंडली में, भारत की कुंडली में जो मंगल मैंने आपको भारत की कुंडली दिखाई, उसमें 2nd हाउस में बैठा है। 2nd हाउस है इकोनॉमी। केवल 1 मिनट के रोकूंगा, मुझे याद आया कि आपने 2014 में जब मोदी जी ने शपथ ली थी, एक बार आपने उसकी कुंडली का जिक्र करते हुए कहा था कि ये शपथ ग्रहण भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत नुकसानदायक होगी। मुझे याद आया अचानक बीच में, तो क्या उसमें भी कुछ ऐसा होता था? जी बिल्कुल। कहते हैं ना कि जब किसी चीज का बीज कब पड़ता है, मतलब मोमेंट जो इवेंट कंसीव कहां कर रही है, कि जो राजा आया, क्योंकि उससे पहले आप देखिए मोदी जी कितने एक्टिव थे। मोदी जी मनमोहन सिंह जी की सरकार में हर बेसिक मुद्दे पर उनको क्रिटिसाइज करते थे गुजरात में बैठ के। भाई साहब, अगर आज के टाइम की बीजेपी होती तो मोदी जी की जबान उसी समय बंद कर दी जाती वहां पर। वो तो कांग्रेस में लिबरल है, कांग्रेस डेमोक्रेसी में बिलीव करती है। मनमोहन सिंह जी सीधे आदमी थे, वरना उन्होंने करेंसी से लेके पेट्रोल के प्राइसेस से लेके गैस के प्राइसेस से लेके हर मुद्दे पर, आतंकवादी घटनाओं में भी जिस तरह से मनमोहन सिंह जी का लगातार अपमान किया, वो सारे के सारे कर्म मोदी जी के सामने आ रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं जल्दी से कि इंडिया के हॉरोस्कोप में ये मंगल स्टॉक मार्केट के हाउस में प्रवेश कर चुका है। ये बीजेपी का एनुअल हॉरोस्कोप सरकार के पतन का संकेत दे रहा है, जो आने वाले फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से मंगल की दशा भारत की हॉरोस्कोप में शुरू होने जा रही है। एग्रेसिवली और फायरी होगा। भारत की हॉरोस्कोप में चंद्र कुंडली कर्क लगन की है। इसी भारत की हॉरोस्कोप को देखिएगा कि भारत की हॉरोस्कोप ये दिखाइएगा, चंद्र कुंडली पे फोकस करें दर्शक। उस चंद्र कुंडली में ये मंगल जो है 10th लॉर्ड बनता है, मेष राशि 10th हाउस में आएगी। उसका लॉर्ड 12वें घर में जा रहा है। 12वां घर होता है रिजाइन करने का, ह्यूमिलेशन का। तो भारत में सत्ता परिवर्तन का आने वाली मंगल की दशा अगले महीने शुरू हो जाएगी। हमारा प्रोग्राम 3 अगस्त को आ रहा है, इससे ठीक 1 महीने के आसपास ये मंगल की दशा शुरू होने जा रही है। 7 वर्ष की मंगल की दशा होती है। उसके बाद सीक्वेंस में 18 वर्ष की राहु की दशा आएगी। तो जो मोदी जी ने जो जाल, मोदी जी और भाजपा RSS ने जो चंद्रमा की जाल दशा में 10 साल में 2018 में चंद्रमा की दशा शुरू हुई, 2028 तक चल रही है। और भारत की कुंडली में 2015 में शुरू हुई थी। तो 2015 से 2025 तक 10 साल की दशा होती है चंद्रमा की। तो आप देखिए इमोशनल भावनात्मक मुद्दे उठा करके इन्होंने राजनीति की। अब भावनात्मक मुद्दे समाप्त। अब देश चिंतन करेगा, उसके लॉजिक और रीजनिंग उसके एक्टिवेट होंगे और वो अब एनालाइज करना शुरू करेगा। तो मैं आपको बता रहा हूं कि चंद्रमा की चंद्र कुंडली कर्क लगन में मंगल सत्ता के भाव का स्वामी है। और ये परिवर्तन अपमान, जेल, अस्पताल, विदेश के 12वें घर में है। अतः मंगल की दशा संकेत दे रही है कि फॉरेन की बड़ी पावर्स, और 12वें घर से फॉरेन होता है,
तो अगर सत्ता परिवर्तन देश में होगा तो उसमें फॉरेन पावर का इन्वॉल्वमेंट होगा, जिसका कि संकेत डोनाल्ड ट्रंप से आप ले सकते हो, क्योंकि कोई बड़ा आदमी हटा सकता है। जैसे बांग्लादेश में आपने हुआ था कि बांग्लादेश में भी 2/3 मेजोरिटी की सरकार थी और वो आज प्रधानमंत्री कहाँ है, आपके देश में छिपा हुआ बैठा है। तो ये बड़ी फॉरेन पावर्स के कारण इस सत्ता का पतन निश्चित है। पड़ोसी देशों संबंध बिल्कुल ठीक नहीं रहेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था, क्योंकि लग्न कुंडली में ये मंगल भारत के अर्थव्यवस्था के सेकंड हाउस में है, बहुत कमजोर होने का संकेत है, क्योंकि मिथुन राशि जो भारत की कुंडली टॉरस लग्न के मिथुन राशि में अष्टक वर्ग के 0 बिंदु हैं। ये प्रेडिक्शन में हम देखते हैं कि ग्रेविटी किसी ग्रह की फल देने की कहां से देखी जाती है, एक मैथमेटिकल पॉइंट होता है अष्टक वर्ग बिंदु। तो 0 बिंदु है। भारत को पूरी दुनिया से ट्रेड वॉर का सामना करना पड़ेगा। भारत का पूरा मतलब अभी अमेरिका ही नहीं है, यूरोपियन कंट्री भी अभी धमकाएंगी, नाटो देश भी धमकाएंगे। नाटो देश ने धमकी दे दी है पहले से ही। और क्यों कह रहा हूं इस बात को कि जब भारत के टॉरस लगन की कुंडली 7th हाउस से वॉर देखा जाता है, 7th हाउस से बिजनेस और इंटरनेशनल ट्रेड भी देखा जाता है। आप 7th हाउस पे दर्शकों कुंडली जो इंडिया के चार्ट में 7th हाउस पे आप उंगली रखिए और यहां से देखिए मंगल की पोजीशन 8वें प्लेसमेंट में जा रही है, 8वें घर में जा रही है। मतलब अपना ओनर अपने हाउस से 8वें घर में चला गया और वो फाइनेंस का घर है। 8वां घर होता है मृत्यु का। इसीलिए वो डेड इकोनॉमी की बात आ रही है कि वास्तव में अभी मैं कुछ थोड़ा सा मैंने राइटअप तैयार किया, जरूर शेयर करूंगा। डेड इकोनॉमी है क्या, दर्शक जानना चाहते हैं, मैं भी जानना चाहता था, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो भारत की कुंडली में ये जो अभी स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से निकला है, ये बेसिकली प्रूव होने जा रहा है आने वाले 7 ईयर्स में। उसका कारण भी है, देखिए संजय जी, 11 वर्षों में मैंने कहीं पढ़ रहा था किसी रिपोर्ट में कि प्राइवेट बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक और कोऑपरेटिव बैंक का टोटल मिलाकर 25 लाख करोड़ जो लोन दिया गया था बड़े बड़े लोगों को, उद्योगपतियों को, वो एनपीए हुआ और सरकार ने राइट ऑफ कर दिया। तो 25 लाख करोड़ आपके सिस्टम से आप ही का पैसा था, आम आदमी का, टैक्स पेयर का पैसा, सरकार का पैसा था, और वो वहां से राइट ऑफ कर दिया गया। और वो अभी तक कोई किसी की रिकवरी तो हुई नहीं है, सब जानते हैं। अभी हम पढ़ रहे थे कि ईडी ने जो है लुकआउट नोटिस जो है जारी किया है अनिल अंबानी के लिए। भगवान जाने क्या होगा, वो न्यूज है क्या वास्तव में एक्शन होगा, ये अभी प्रश्न चिन्ह लग गया है। भारत के हॉरोस्कोप में 7th हाउस में मंगल की वृश्चिक राशि है और उसका लॉर्ड मंगल अपनी इस राशि से 8वीं पोजीशन में शत्रु की राशि में प्लेस्ड है। 7th हाउस सिग्निफाई इंटरनेशनल ट्रेड, रेपुटेशन एंड इमेज, वॉर, और 9th हाउस से भी देखा जाता है। तो दरअसल मैं आपको बताता हूं, डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी ने जो 11 वर्षों में अधर्म का सहारा लेकर के सत्ता चलाई है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे रावण बहुत बड़ा अहंकारी था, तो उसके लिए उतना ही बड़ा शत्रु आया भगवान के रूप में राम, खत्म करने के लिए। किसी ज्ञानी आदमी से मेरी बात हो रही थी कि जब जितने बड़े आप अहंकारी हो जाओगे, शत्रु भी आपका उतना ही पावरफुल होगा। तो मोदी जी जब बहुत बड़े हो गए इंडिया में, तो उनका कोई बिगाड़ नहीं सकता कुछ। तो देखिए भगवान ने डोनाल्ड ट्रंप के रूप में एक ऐसा शख्सियत उनको भेजी जो उनका मित्र था, और बार बार 30-32 बार तो वो आपके सीज फायर की बात कहेगा, हवाई जहाज गिरने की बात कहेगा, आपके लोगों को हथकड़ी लगा करके उसने भेजा, आप कुछ बोल ही नहीं पाए, और अब उसने ट्रेड लगा दिया। प्लस उसने, आप रशिया से तेल खरीद रहे, उसको भी उसने कहा कि पेनल्टी लगा दूंगा, 100% पेनल्टी भी लग सकती है। और उसके साथ साथ अब ये कह दिया कि तुम्हारी इकोनॉमी थी डेड है, तुम मरोगे जाकर, तुम डूबोगे, तुम और रशिया दोनों डूबोगे। मतलब बदवा और दे रहा है वो। तो ये सब चीजें आपने देख रही है कि वो आपको डिमोरलाइज कर रहा है। किसी भी पॉलिटिकल लीडर के लिए इससे बड़ा डिमोरलाइजेशन देखा नहीं जा सकता। इससे बड़ा ह्यूमिलेशन क्या होगा कि आपकी इकोनॉमी को कह दिया जीरो है इकोनॉमी तुम्हारी। तो ये सब चीजें इसलिए हो रहा है। तो आपने एक बहुत अच्छी बात मेरे को याद करके दिला दी, जो मैं चाहता था डिस्कस करूं, कि मूल हम कहां से पकड़ेंगे। तो मूल था ये, मोदी जी ने जब ओथ ली थी, जब मोदी जी के सरकारकाल शुरू हुआ, तो दर्शकों ये देखो, मोदी जी ने 26 मई 2014 को शपथ ली थी। जब मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उन्होंने जब माइक पकड़ के बोला तो उस समय 6 बज रहे थे, और हमने बहुत सारे ब्यूरोक्रेट से ये जानकारी हासिल की कि हम शपथ का वो टाइम मानेंगे, कौन सा मानेंगे, जन्म का समय, कि क्या जब वो संविधान की पुस्तक में जो एक रजिस्टर होता है उसमें साइन करते हैं वो होना चाहिए, या माइक पकड़ के हम जब बोलते हैं। क्योंकि इसलिए बात बता रहा हूं कि 10-15 मिनट के बाद लगन बदल रहा था, कुंडली बदल रही थी।
तो मुझे ये एनालाइज करना जरूरी, तो उसी समय मैंने कार्य कर चुका था। मैंने एक सोशल मीडिया का उस दौरान अखबार में ये शेयर भी किया था प्रेडिक्शन। तो संजय जी आपको बता देता हूं, मुझे ब्यूरोक्रेट्स ने, जो टॉप के ब्यूरोक्रेट जो सेंटर में सेक्रेटरी रह चुका होम मिनिस्ट्री में, उन्होंने बताया था कि राजीव जी जो रजिस्टर में दस्तखत किए जाते हैं वही टाइम माना जाता है। क्यों? क्योंकि माइक पे पकड़ के आप अनाउंस करते समय अगर आपको हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाए और साइन नहीं हुए तो आपको वो प्रधानमंत्री का दर्जा प्राप्त नहीं होगा। ठीक है? तो इसलिए दर्जा आपको प्रधानमंत्री की जो भी सुविधाएं हैं, ऑनर है, वो तभी मिलेगा जब दस्तखत हो चुके हैं। तो अब जब तक उन्होंने, मोदी जी ने दस्तखत किए तो टाइम बदल गया। तो एक तो कुंडली बनी, ये ठीक 6 बजे की है जो तुला लगन की हॉरोस्कोप है। एक हॉरोस्कोप बनी जो 6:19 पे उन्होंने जो है लगभग साइन किए थे, ये वृश्चिक लगन की कुंडली बनी है। तो दर्शकों इस कुंडली के राइटअप को देख लीजिए, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे आगे प्रोग्राम को देखना। ये दोनों कुंडली एक साथ लगा दीजिएगा, दोनों कुंडली अपने ऑफिस में बोलिए, दोनों कुंडली एक साथ लगाएंगे। तो मैंने इसमें देखिए पहली कुंडली को बताओ 6 बजे में, मुझे डेड इकोनॉमी को बताना कि मोदी जी ने यहीं पर कहानी शुरू हो गई थी उनकी। सेकंड लॉर्ड इस कुंडली का तुला लगन के लिए वृश्चिक लगन बनता है, वो उसका लॉर्ड 12वें घर में बैठा है, 12वां घर लॉस का। तो वहां से संकेत आ गया कि इकोनॉमी बर्बाद होगी। संकेत इस मंगल की चौथी दृष्टि थर्ड हाउस पे थी। तो थर्ड हाउस होता है हमारा पड़ोसी देशों से का। तो 2014 से स्टोरी लिखी जा चुकी थी कि पड़ोसी देशों से संबंध बर्बाद हो जाएंगे। अब मजे की बात आप देखिए कि इसी कुंडली का जो है क्या नाम है, शनि इसमें जो है चौथे घर का लॉर्ड है, राहु केतु से पीड़ित है, और शुक्र इसका लग्नेश है, अष्टमेश भी है। तो शनि जो है बेसिकली 4th हाउस से देखा जाता है संजय जी आपका फार्मिंग, एग्रीकल्चर। तो इसीलिए किसानों और आम जनता भी, हमारी जो प्रजा है वो 4th हाउस से देखी जाती है। तो प्रजा और किसान और गरीब, शनि रिप्रेजेंट करता है दलितों को, गरीबों को। तो इनको भी इस 11 वर्ष में कोई अच्छा जो है सुख सुविधा नहीं मिलेगी, ये दुखी रहेंगे। शोभो सभा, और शनि एम्प्लॉयमेंट को भी, सर्विस और एम्प्लॉयमेंट सेक्टर का मालिक भी है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी मालिक है। और शनि जब अगर दृष्टि दे दे तो मंदी आती है। तो आपको बता देता हूं संजय जी, इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत नीचे है। आगे हम और थोड़ी सी बात करेंगे। और शनि इस कुंडली का तुला लगन का 5वें घर का लॉर्ड है और राहु केतु के बीच में है। तो 2014 में ही फिक्स हो गया था कि स्टॉक मार्केट में भारी मैनिपुलेशन से लोग पैसे कमाएंगे, कॉर्पोरेट। सो वो भी सही है। अब मैं इस कुंडली को डिस्कस करता हूं। इस कुंडली में और विचित्र स्थिति हो गई। वृश्चिक लगन में शनि चला गया 12वें घर में। जैसे लगन बदला 10 मिनट 15 मिनट के अंदर, उस शनि के इस कुंडली में बन गया कि भ्रष्टाचार, काला धन, क्योंकि शनि इसमें फाइनेंस के घर को देख रहा है 12वें घर से, और पीड़ित है शनि। दूसरा इसमें जो है 7th लॉर्ड शुक्र जो है 7th आउट इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेड का होता है और भारत की छवि का भी होता है। तो वो आपके 6वें घर में चला गया राहु केतु के साथ में। इसी कुंडली का वृश्चिक लगन के जिसमें मोदी जी ने सिग्नेचर किए हैं, इस कुंडली का 9th लॉर्ड चंद्रमा है और चंद्रमा राहु केतु के बीच में शनि से पीड़ित है, 6वें घर में चला गया। और इसका मतलब है 9th हाउस होता है डिप्लोमेसी का। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैंने जल्दी से बड़ा शॉर्ट में बता दिया कि इन दोनों कुंडलियों से एक कंक्लूजन निकल के आता, डिप्लोमेसी जाएगी, 2014 में निश्चित हो गया था। पड़ोसी देशों से संबंध खराब होंगे, अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ जाएगा, शेयर मार्केट में खूब घपला होगा, और ये 3 ट्रिलियन और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, वो सब हवाई है। तो ये सारी चीजें पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी थी। अब दर्शकों को मैं जाते जाते आपके साथ में, चाहता तो कुछ और लंबी बातचीत करना था लेकिन 5 मिनट और लूंगा। मैंने सोचा कि भाई मैं डेड इकोनॉमी मैं कैसे किसी को एक्सप्लेन करूंगा, तो थोड़ी सी मैंने भी पढ़ने के बाद में कुछ नोट्स बनाए थे, तो आप जरा देख लीजिएगा, उसको एक्सप्लेन भी करूंगा। ये नोट्स जरूर शेयर कीजिए, आपके साथ रहेंगे। ब्रेक डाउन, जो ये व्हाट इज डेड इकोनॉमी, द टर्म डेड इकोनॉमी इज मोर रिटोरिकल than technical. Economists prefers term like failed state economy or collapsed economy. An economy might be considered dead when it exhibits most or all the following characteristics. जो इस तरह अगर 5 कुछ ऐसे संकेत हैं जो अगर ऐसे आते हैं किसी की देश की इकोनॉमी में, तो उसको डेड की तरह से देखा जाता है। तो नंबर 1 उसका पॉइंट है, prolonged economic contraction means persistent negative GDP growth
over an extended period, often years with no sign of recovery. तो इस पर शशि थरूर जैसे लोग कुछ हैं जो उनका दिमाग पता नहीं क्या हो गया है, कुछ थोड़ा सा लाभ मिल जाता है, कुछ लोग उसको उसी को अपना जीवन समझ लेते हैं और अपना विजडम खो देते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं दर्शकों आपको कि 2014 में मोदी जी की सत्ता 2014 में आई है। 2015 में इन्होंने जीडीपी की कैलकुलेशन को चेंज करके अनऑर्गेनाइज सेक्टर के डेटा को उससे बाहर कर दिया, जो कि रियल जीडीपी में लगभग 50% से ज्यादा है, अधिक है उसकी परसेंटेज अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो डेटा है। इससे पहले जीडीपी की कैलकुलेशन फैक्ट्री कॉस्ट, उत्पादन कॉस्ट पर की जाती थी। मोदी सरकार ने इसे मार्केट प्राइस पर कर दिया। नोटबंदी के बाद 50% से अधिक वेटेज वाला अनऑर्गेनाइज सेक्टर एमएसएमई पूरी तरह ठप हो गया। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप्स सब पूरी तरह फ्लॉप हो गए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की ग्रोथ भी बहुत कमजोर हो गई है। चाइना, इसका संकेत है चाइना से 113 बिलियन डॉलर का जो इंपोर्ट का ट्रेड है, वो संकेत दे रहा है कि भाई आप ट्रेड ज्यादा कर रहे हो और माल अपना खुद एक्सपोर्ट कम हो गया, मतलब प्रोडक्शन कम हो गया है आपके यहाँ इस मैन्युफैक्चरिंग का। इसका संकेत है कि मेजॉरिटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ट्रेडर्स बन गए हैं, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट पूरी तरह मतलब बुरी तरह से बढ़ गया है देश के अंदर। नंबर 2, वीकनिंग ऑफ करेंसी। द करेंसी बिकम्स वर्चुअली वर्थलेस, इरोडिंग परचेजिंग पावर एंड सेविंग। ये वो कुछ फैक्टर्स हैं जिससे कि किसी देश की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी मानी जाती है। उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपके हमेशा के लिए आपके पास नोट्स हैं और कंफ्यूजन भी दूर होगा। मोदी सरकार में रुपया लगातार कमजोर होकर लगभग $1.88 के बराबर पहुंच गया है। मोदी जी 2014 में जब सत्ता में आने से पहले इंडिपेंडेंट इंडिया के सबसे सफल पीएम लेट श्री मनमोहन सिंह जी का इन सब बातों के लिए लगातार मजाक उड़ाते थे। आज परमात्मा ने उन्हें उनसे भी बुरा समय दिखा दिया और उनके घमंड को तोड़ दिया है। नंबर 3 है हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। ये भी एक साइन है जो डेड इकोनॉमी, सो वो अभी हमारे देश में दिखता है। साइंस ऑफ नो वाइबल जॉब क्रिएशन। इसका कारण मोदी जी की सभी पॉलिसीज एम्प्लॉयमेंट देने की, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप फेल हो चुकी हैं। वो सत्ता में 2014 में जब आए थे तो प्रतिवर्ष 2 करोड़ जॉब देने का वायदा करके आए थे। आज अनएम्प्लॉयमेंट चरम सीमा पर है। याद रहे, भारत में यंग जनरेशन की परसेंटेज दुनिया में सबसे ज्यादा है, जो उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। 4 साल की ये 3rd क्लास अग्निवीर योजना मिलिट्री आर्म फोर्सेस में सर्विस के लिए लाए थे, वो भी ज्यादा सक्सेसफुल साबित नहीं हो रही है। इन्होंने आज तक कोई भी पब्लिक सेक्टर का निर्माण नहीं किया, डेवलप नहीं किया है। इन 11 वर्षों में डिफेंस के इक्विपमेंट जहां पर बनते हैं, जहां मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं, भेल, BHEL, BEL, HAL, DRDO, ये सभी कांग्रेस गवर्नमेंट की ही देन है, उन्हीं के टाइम में ये डेवलप हुए थे। चौथा, ब्रेकडाउन ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि जिससे किसी इकोनॉमी को डेड दिखा जाता। की इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग, लीगल सिस्टम, गवर्नमेंट सर्विसेज, ब्यूरोक्रेसी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सेबी जो हमारा स्टॉक मार्केट की एजेंसी रेगुलेटरी बॉडी है, और आरबीआई और अनअदर CAG वगैरह जो संस्थाएं हैं, इनकी भी अगर ये भी वीक हो जाए या सरकार का कंट्रोल बढ़ जाए या ये ट्रांसपेरेंट ना हो, तो भी किसी इकोनॉमी के लिए अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि लोग आपके यहाँ इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ये भी मोदी सरकार में ED, CBI, इनकम टैक्स और करप्शन के कारण कमजोर हो चुकी हैं। जेन्युइन और ट्रांसपेरेंट लोग भारत छोड़कर विदेशों की नागरिकता इन्हीं कारणों से ले रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करके सामाजिक सौहार्द, पीस एंड हार्मनी, बुलडोजर पॉलिसी के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस खत्म किया जा चुका है। आम आदमी को लोन लेने में करप्शन से लेकर अन्य डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है, लाइसेंस लेने में भी। और भाजपा के संपर्क वाले जो इनके शीर्ष नेतृत्व के क्लोज रहे हैं, विदेशों में बैंकों का पैसा जो कि आम जनता का टैक्स पेयर का सेविंग है, लूट कर बैठे हैं बैंकों के साथ लोन लेकर, उस पैसे को शेल कंपनीज के जरिए डाइवर्ट करके, और टैक्स हेवन वाली कंट्रीज में वहां रजिस्टर्ड FIs हैं, वो स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। यहां से पैसा बाहर गया, डाइवर्ट हुआ, वहां से फिर स्टॉक मार्केट में आ रहा है। मैं इन्वेस्टमेंट करके मल्टीपल और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसको वाइट भी कर रहे हैं। आम निवेशक 93% पैसा गवा चुका है। इन लोगों ने FIs प्लस DIs ने 61,000 करोड़ की कमाई की है पिछले वर्ष, जो मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बताया था।
इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ईडी, सीबीआई, आईटी, सेबी इन कंपनीज की ट्रांसपेरेंसी के साथ जांच ना करना, जिससे वर्ल्ड की और देश के कई इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट इनमें कमजोर हो चुका है वर्तमान सिस्टम पर। इसलिए 30 जुलाई 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इंडिया है द मोस्ट स्ट्रेनस एंड डिस्गस्टिंग, बकवास, नॉन मॉनेटरी ट्रेड बैरियर्स, तंग करने वाला है जो लाइसेंस देना वगैरह, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है। और जिसको कि हम आम भाषा में डूइंग ईज ऑफ मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लॉज कहा जाता है। पांचवा है मास इमिग्रेशन एंड ब्रेन ड्रेन। अगर आपके यहां से पैसे वाले और अच्छा ब्रेन ड्रेन होने लगा तो वो भी इकोनॉमिकली अच्छा संकेत नहीं है। लार्ज स्केल इमिग्रेशन ऑफ स्किल्ड वर्कर्स एंड सिटीजन ड्यू टू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। इंडिया इज द वर्ल्ड्स टॉप सोर्स ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेंट्स विद नियरली 18 मिलियन नेशनल अब्रॉड। 2022 का आंकड़ा है। और लगभग 2014 से 2025 के बीच में 55 से 66 लाख मिलियन का माइग्रेशन हो चुका है। ये मैंने इंफॉर्मेशन ग्रॉक से कंटेंट तैयार किया है। छठवां है डिपेंडेंसी ऑन एक्सटर्नल एड। बाहर से लोन लेकर के अपना काम चला। भारत पर कितना लोन है आप लोगों को पता ही है। भारत पर टोटल लोन 711.8 बिलियन डॉलर का है, जो कि 62.16 ट्रिलियन डेट्स हैं हमारे पास में। इंडिया हैज दी रेमिटेंस ग्रू शार्पली फ्रॉम, और इसमें ये ज्यादातर जो पैसा आपका जीडीपी का 3 to 3.5% रेमिटेंस से आ रहा है। जो लोग विदेशों में माइग्रेंट्स गए हैं वो पैसा कमा के भेज रहे हैं उससे। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी एंड सोशल कलेप्स। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन विदाउट और लेस बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स क्या है? 146 करोड़ की आबादी है। फूड, शेल्टर और हेल्थ केयर, इसमें ही हम अभी तक पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हो पाए हैं। और मोदी सरकार का खुद स्टेटमेंट है कि 80 करोड़ से ज्यादा लोग 5 किलो अनाज पर जिंदा हैं। तो ये जो फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं ये संकेत तो देते हैं कि भारत की वास्तव में इकोनॉमी डेड है, मृत अवस्था में है। डेड नहीं हुई है, मृत अवस्था में तो है। और दर्शकों, जो मैंने मंगल की दिशा बताई है ये कंफर्म संकेत दे रही है कि भारत के लिए ये मंगल की दिशा बहुत अच्छी नहीं है। ये इकोनॉमी को बर्बाद करके जाएगी ये मंगल की 7 वर्ष की दिशा। साथ में एक 2-3 पॉइंट और बस प्रोग्राम खत्म है। देश में इस दौरान एक और 2-3 बातें और खराब होंगी। लोग शादी करना बंद कर देंगे। मतलब एक बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, अपना दुख बता रहे हैं, बच्चे शादी हो नहीं रही है या शादी कर नहीं रहे हैं, अच्छे मैच नहीं मिल रहे हैं, सब जगह फ्रॉड हो रहा है। लोगों का कॉन्फिडेंस टूट गया। कुछ तरह के क्राइम ऐसे हुए हैं कि लोगों को मैरिज इंस्टीट्यूशन पर अब क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। तो चूंकि मंगल इसमें 7th लॉर्ड है, 7th हाउस से मैरिज होता है, किसी की कुंडली में 7th हाउस स्पाउस का होता है, और वहां का लॉर्ड अपने से 8वें घर में चला गया और उसकी दृष्टि संतान भाव पे है। तो 2 फैक्टर और इस मंगल की दिशा में देखेंगे। भारत में फर्टिलिटी रेट कम हो जाएगा, बच्चे पैदा नहीं होंगे, आबादी कम होगी, और साथ में मैरिज इंस्टीट्यूशन फेल होने लगेंगे, डिवोर्स के केस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, और पैसे के कारण लड़कियां शादियां करेंगी। मैंने ऐसा देखा है कि लोग कुछ तरह के ये लोग हैं, लोग जो कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं कि जल्दी से शादी की, 1 हफ्ते में डिवोर्स का केस डाल दिया, फिर कंपनसेशन मांग लिया और सेटलमेंट करते फिर हैं। तो ये और स्टूडेंट्स का आंदोलन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का अनएक्सेप्टेंस वगैरह वगैरह, ऐसे घटनाएं घटेंगी। चलते चलते मैं ईश्वर से प्रार्थना ही कर सकता हूं। मेरा काम सिर्फ आप लोगों के साथ हर हफ्ते आकर के कुछ जानकारी, नॉलेज शेयर करना होता है। बाकी तो हनुमान जी की कृपा है जो चीजें हो रही हैं। और साथ साथ आप लोगों को बता दो, जब मैं थोड़ा बहुत कमेंट पढ़ लेता हूं तो आप याद रखिएगा, ईश्वर की ऐसी हनुमान जी की कृपा है संजय जी कि वो 3-4 चुनाव की भविष्यवाणियां छोड़ दीजिए, उसके अलावा देखिए कैसी कंसिस्टेंसी है सक्सेस रेट की। तो मैं खुद भी मैसेमराइज हूं, आश्चर्यचकित हूं, तो भगवान मेरे से क्या कहलवाना चाहते हैं वो आपके सामने सत्य लाना चाह रहे हैं। और वो भी प्रेडिक्शन क्यों एट पार नहीं है, क्योंकि वो सिस्टम आपको सामने पता लग गया कि जिस सिस्टम में चुनावी फेयर नहीं हो रहे हैं। अभी मैं पढ़ रहा था कि 65 लाख उन्होंने अपने SIR की पहले रिकॉर्ड में नाम ही उड़ा दिए, तो उस पर आगे बवाल कटेगा। चलते चलते श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण और रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोह हरऊ कलेश का। जय श्री राम, जय हनुमान।
ये तो राजीव नारायण जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, मुझको यकीन है बातचीत आपको पसंद आई होगी। आपके प्यार भरे कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। शुक्रिया, थैंक यू।